हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्टली बाय एसएसबी इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारे पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ का 5th चैप्टर देखेंगे, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आई एम रश्मिता साहू। आई हैव बीन सेलेक्टेड एज पुलिस सब इंस्पेक्टर in the year 2018 through MPSC examination. In the 2019 I have appeared for MPSC class 1 interview as well. तो फ्रेंड्स, जिन जो भी न्यू कमर्स है जिसने ये चैप्टर्स नहीं देखे हैं, पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे, तो काइंडली प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियोस बिकॉज आपको ये एक सीरीज़ वाइज इसको अच्छे से समझने में हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो फ्रेंड को याद क्या रखना है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जो भी रिलेशन है, तो इट इज़ इन व्हाट इट इज़ इन आर्टिकल 1 to 4। और वो कौन से पार्ट में इंक्लूड है? पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 1, व्हाट डज आर्टिकल 1 सेज? इट डिस्क्राइब्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो इंडिया, उसी को दूसरा नाम क्या है? भारत। तो वो क्या बोलता है? वो सब सारे स्टेट्स का एक यूनियन है। मतलब वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऐसे डिस्क्राइब नहीं करता है, बट इट डिस्क्राइब्स इट एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स: वन, नेम ऑफ द कंट्री, एंड टू, टाइप ऑफ पॉलिटी। मतलब कंट्री का नेम एज वेल एज वो कौन से टाइप की है, फेडरेशन टाइप है या यूनियन टाइप है। ओके। देयर वॉज नो अनएनिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विथ रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। तो सारे थोड़े मेंबर्स क्या बोलते थे कि इसका ट्रेडिशनल नेम भारत रखना चाहिए, और बाकी के जो थे वो क्या बोलते थे? मॉडर्न नेम इंडिया रखना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या किया? वो दोनों का मिक्स किया जाए, दैट इज इंडिया और भारत। ओके। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको बस यहाँ पे इतना पॉइंट याद रखना है, आर्टिकल 1 क्या है। द नेक्स्ट इज द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। मतलब हमने पहले चैप्टर्स में, पहले वीडियो सेशंस में देखा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ फेडरल टाइप, दैट इज़ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने जब हमारे सेलेंट फीचर्स देखे थे उसमें हमने ये देखा था। तो प्लीज़ फ्रेंड, जिसने नहीं देखा है, सो गो थ्रू दैट चैप्टर्स एंड गो थ्रू दैट वीडियो सेशन, सो दैट आपको ये फेडरल क्या है एग्जैक्टली समझ में आए। According to B.R. Ambedkar, the phrase यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बिन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब अम्बेडकर जी ने क्या बोला था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है उसको उसको हमने प्रेफर किया रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये दो कारण की वजह से हुआ। द फर्स्ट रीजन इज द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। तो पहला रीजन क्या है? सिंपली हमें बस इतना याद रखना है कि हमारे अभी इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, ठीक है, वो उन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाकर हमारा इंडियन फेडरेशन को नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन अमेरिकन फेडरेशन में क्या है? जो भी स्टेट्स है उनका एक एग्रीमेंट होता है कि आप हमारे सारे स्टेट्स का हमारा एक कंट्री बनेगा अमेरिका। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। द सेकेंड पॉइंट इज द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसिट फ्रॉम द फेडरेशन। नो राइट टू सिसिट फ्रॉम द फेडरेशन मतलब क्या? वो स्टेट को कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो खुद से कंट्री से अलग हो जाए, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक प्लस पॉइंट है कि हमारे स्टेट्स को ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अगर उनको लगा कि नहीं हमें अलग होना है तो वो अलग हो सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। The country is an integral whole and divided into different states only for convenience of administration. हमारे जो states है वो एक ही है, लेकिन हमने उसको डिवाइड क्यों किया अलग अलग states में? इन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी से, मतलब जहाँ पे मेजोरिटी कैसे लोग रहते हैं या उनकी लैंग्वेज है, ऐसे हमने ऐसे अलग किया। वाई? बिकॉज हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। According to Article 1, the territory of India can be classified into 3 categories. मतलब आर्टिकल 1 बोलता है कि जो इंडिया की टेरिटरी है वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई हो सकती है। द फर्स्ट इज टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ टेरिटरीज, territories that may be acquired by the government of India at any time.
ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। आपको ये याद रखना है कि स्टेट्स के नेम और यूनियन टेरिटरीज जो है वो किस में मेंशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर? देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा करेक्शन होगा क्योंकि पहले हमारे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, बट अभी जम्मू कश्मीर को स्टेट से का दर्जा निकाल दिया गया है और उसको लेह और जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरीज बनाया है। सो वी नाउ हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, द नेक्स्ट इज द स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द स्टेट्स। आपको ये भी याद रखना है कि स्पेशल प्रोविजंस हमने कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि पार्ट 21 में मेंशन किया गया है वो कौन से स्टेट्स को मिलता है? दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। फ्रेंड्स, आपको ये स्टेट्स के नाम तो याद रखने हैं। इट ओवरराइड द जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट्स एज अ क्लास। मतलब जो बाकी स्टेट्स को नहीं मिलता है वो ये स्टेट्स को स्पेशल मतलब दर्जा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ शेड्यूल The fifth and the sixth schedule contains separate provisions with respect to the administration of schedule areas and tribal areas. मतलब शेड्यूल फिफ्थ में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज के बारे में उनको कैसे मेंटेन करना है वो बताया, और सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, ट्राइबल एरियाज के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, Article 2 empowers the Parliament to admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है? इट ग्रांट टू पावर्स टू द पार्लियामेंट, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। मतलब इंडिया में वो न्यू स्टेट्स को एडमिट कर सकती है, एडमिट मतलब शामिल कर सकती है। एंड सेकंड इज द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, मतलब वो दूसरे न्यू स्टेट्स भी एस्टैब्लिश कर सकती है। मतलब अभी प्रेजेंट हमारे 28 स्टेट्स है, तो उसको अगर पार्लियामेंट को ऐसे लगे कि हमें और एक स्टेट बनाना है तो दे हैव दैट पावर। ओके, नेक्स्ट इज Article 2 relates to the admission or establishment of any new states that are not the part of Union of India. मतलब जो इंडिया के पार्ट नहीं है उसका एडमिशन मतलब उसको शामिल करेगी या तो फिर न्यू स्टेट को एस्टैब्लिश करेंगी। दिस इज रिटन इन वेयर आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? इट रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब देखो फ्रेंड्स, आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल बताती हूँ। सपोज हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, ओके, तो उसमें क्या होता है, अगर सपोज विदर्भा, जैसे कि हमें पता है कि विदर्भा के सेपरेट स्टेट की डिमांड हो रही है बहुत दिनों से, तो वो पार्लियामेंट के उसमें डिपेंड करता है कि उसको सेपरेट स्टेट का वो फॉर्मेशन करेगा या तो फिर वो कोई एग्जिस्टिंग स्टेट्स का जो है उसका ही कुछ उसमें चेंजेस करेगा। सो आर्टिकल 2 और 3 का डिफरेंस आपको समझना होगा। आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट न्यू स्टेट्स बना सकती है या तो फिर न्यू स्टेट्स को, जो भी न्यू स्टेट्स है उसमें उसको शामिल कर सकती है किसी और अननोन प्लेस को। और आर्टिकल 3 क्या बोलती है कि जो भी ऑलरेडी स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसमें कुछ फॉर्मेशन कर सकती है या तो फिर उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। ओके, इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। मतलब इंटरनली जो है, अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर ही कुछ चेंजेस करने हैं तो दैट विल बी आर्टिकल 3, और कुछ न्यू करना है फॉर्मेशन तो दैट इज आर्टिकल 2। द नेक्स्ट इज पार्लियामेंट पावर्स टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है? इट एथोराइजेज द पार्लियामेंट को वो पावर देती है टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जैसे कि आप सपोज विदर्भा को सेपरेट स्टेट बनाएंगे वो लोग, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, मतलब 2 और मोर स्टेट्स को वो यूनाइट करके एक न्यू स्टेट बनाएगा। इट हैज़ द पावर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट्स का एरिया वो बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है। एंड अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट्स। अल्टर मतलब अभी सपोज महाराष्ट्र की जो बाउंड्रीज है उसमें सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं तो उसके वो चेंजेस कर सकती है। ओके, एंड अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और वो स्टेट्स के जो नाम होते हैं उसको भी चेंज कर सकती है। तो आर्टिकल 3 आपको ये 5 पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट इज इट लेज डाउन 2 conditions in this regard. A bill contemplating the above changes, मतलब जब ये चेंजेस हमको करने हैं, हमको इन सेंस पार्लियामेंट को करने हैं, तो पार्लियामेंट को पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। इट इज़ कंपल्सरी।
एंड बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, और प्रेसिडेंट को अगर हमने पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट की परमिशन ले ली और प्रेसिडेंट डायरेक्टली ये परमिशन के लिए हाँ या ना नहीं बोल सकते हैं। जो भी स्टेट को रिलेटेड है, सपोज महाराष्ट्र के बारे में कोई है, तो प्रेसिडेंट का क्या काम है? प्रेसिडेंट का काम ये है कि वो महाराष्ट्र की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पे ये बिल का प्रस्ताव रखे, और उसके बाद जो भी होता है वो आगे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को उसकी जानकारी दे। ओके, सो इसमें क्या लिखा है? बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज क्या है ये जानने के लिए प्रेसिडेंट इसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास प्रस्ताव रखता है। तो पहले आपको याद क्या रखना है? आर्टिकल 3 के जो भी वो 5 पॉइंट्स थे उसके लिए पहले तो पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, और प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रस्ताव कहाँ रखेंगे प्रेसिडेंट? वो जो भी स्टेट को रिलेटेड ये प्रस्ताव है वो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये रखेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो सपोज अभी हमारे सपोज महाराष्ट्र रिलेटेड कुछ है, ओके, या तो फिर कोई आंध्रा रिलेटेड है या तो फिर कर्नाटक रिलेटेड है, कोई भी हो, तो अगर वो लोगों को ये प्रस्ताव पसंद ना आए, स्टेट लेजिस्लेचर इसको एक्सेप्ट ना करे, तो प्रेसिडेंट इज मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहता है कि वो उनके व्यूज को फॉलो करे। ही मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम। मतलब हमेशा अगर कोई भी चेंजेस करना है तो हमेशा उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। प्रेसिडेंट बस एक बार सामने प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद अगर उनको एक्सेप्ट करना है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज तो वो एक्सेप्ट करेंगे, और एल्स ही विल डायरेक्टली रिजेक्ट इट। और अगर सपोज कोई ये प्रस्ताव अगर यूनियन टेरिटरी के रिलेटेड है, तो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स का होगा तो प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा। बट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी देर इज नो नीड टू मेक द कंसर्न लेजिस्लेचर टू असर्टेन इट्स व्यूज। पार्लियामेंट खुद से अपना डिसीजन लेगा। ओके, द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। पार्लियामेंट की एक बड़ी सबसे बड़ी पावर है कि वो पॉलिटिकल मैप जो इंडिया का है वो खुद से कभी भी चेंज कर सकती है विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। Hence, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the constitution. Therefore, India is rightly described. India का description कैसा है? It is an indestructible union of destructible states. अभी ये क्यों बोल रहा है? ये बहुत दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन मतलब अभी जो इंडिया है, जो ये संघ है, जो एक यूनियन है, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बट व्हाट, बट जो स्टेट्स है, स्टेट्स को हम तो डिस्ट्रक्ट मतलब डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय इन सेंस अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसका एरिया हमें कम करना है, एरिया बढ़ाना है, उसका पॉलिटिकल मैप चेंज करना है, तो वो हम चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इंडिया का डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स। मैंने जो अभी पहले बताया था कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन, बट स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर टू डिस्ट्रॉय द यूनियन। अभी ये तो इंडिया की बात हो गई। अभी यूएसए में क्या होता है? द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास वो था क्या है? हमारे पास इट वॉज नॉट गारंटेड, ठीक है। द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स। हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मतलब हमारा पार्लियामेंट क्या कर सकता है? अगर उसको चाहिए तो वो न्यू स्टेट्स बना सकता है, या तो कोई स्टेट्स में का कुछ चेंजेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट में क्या होता है? इट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स और इट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। अभी हमारे पास भी स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट पे उसकी क्या है, कंपल्शन नहीं है। बट यूएसए में क्या है? स्टेट्स का कंपल्शन होता है। सो दैट इज वाई यूएसए का डिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दो चीज याद रखनी है। इंडिया को डिस्क्रिप्शन कैसा है? इंडिया का डिस्क्रिप्शन है कि इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बिकॉज हियर स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड इन सेंस स्टेट्स को हम चेंजेस कर सकते हैं। और यूएसए में क्या है? इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब यहाँ पे विदाउट द स्टेट्स परमिशन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दिस पॉइंट्स आर टू बी नोटेड। द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 4 itself declares that
the laws made for admission or establishment of new states and the formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states are not to be considered as amendments of the constitution. फ्रेंड्स, मैं जो स्ट्रेस दे रही हूँ, जो भी आप अंडरलाइन आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, दैट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल 4 का मेंशन है, आर्टिकल 2 मेंशनड है, आर्टिकल 3 मेंशनड है ना. तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि न्यू स्टेट्स फॉर्म होते हैं. आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि वो जो स्टेट है उसमें ही हम चेंजेस करेंगे. तो वो क्या है, जब भी ये प्रस्ताव रखते हैं तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368. क्योंकि क्या है ना, आर्टिकल 368 जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं तो इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी. लेकिन अभी ये हमारे जो आर्टिकल यूनियन टेरिटरीज के जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 1 2 3 4, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी. इट रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी एंड दैट टू बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की नीड है, बट आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी. पॉइंट टू बी नोटेड. द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अभी पहले हमने चैप्टर 1 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा था कि हमारे जो 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो हम लोग उसमें से उसका थोड़ा सा व्यू अप देखेंगे. तो out of 552 princely states situated within the geographical boundaries of India, 549 joined India. मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रहा था तो 549 इंडिया से शामिल हो गए थे. बट 3 ऑफ देम, दैट इज हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, दे रेफ्यूज टू जॉइन इंडिया. फ्रेंड्स, आपको जब ये अच्छे से समझना हो ना, तो प्रधानमंत्री की एक सीरीज़ है एबीपी न्यूज़ चैनल पे, आप वो लोग भी आप उसको भी देख सकते हो, सो दैट योर मतलब वो ड्रामेटिकल फॉर्म में है एंड योर कंसेप्ट विल बी क्वाइट क्लियर बिकॉज ऑफ दैट. तो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे, दैट इज हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर. दे रेफ्यूज टू जॉइन इंडिया. लेकिन थोड़े दिनों बाद, मतलब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, उनको भी मतलब वो लोगों को भी इंडिया में शामिल किया गया. तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे पूछा जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम में आपको ये पूछा जाता है. कैसे आपको ये पूछेंगे कि हैदराबाद उसको शामिल कैसे किया. इट वॉज इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ पुलिस एक्शन. आपको ये याद रखना है. जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ओके, ये 3 आपको कैसे याद रखने हैं. मैच द फॉलोइंग पूछेगा या डायरेक्टली वन लाइनर पूछेगा. हैदराबाद वॉज by means of police action, Junagadh by means of referendum and Kashmir by means of instrument of accession. The next is, अभी हम 3 कमीशंस देखेंगे, मतलब जो हमारे जो स्टेट्स है तो उसके रिकमेंडेशंस, उसके फॉर्मेशंस कैसे हुए. तो पहला है धार कमीशन. धार कमीशन हैज़ बीन, देयर हैज़ बीन अ डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, है ना. पहले जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था तो डिफरेंट रीजन्स से ऐसे डिमांड्स थे कि हमारा पर्टिकुलर सेपरेट स्टेट होना चाहिए. पर्टिकुलरली साउथ इंडिया ने बहुत डिमांड किया था कि वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस चाहिए था उनको, मतलब तेलुगु स्पीकिंग प्रोविंसेस उनको सेपरेट चाहिए था. तो इन जून 1948 क्या हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ एस के धार. आपको ये याद रखना है, चेयरमैन कौन थे उसके, एस के धार थे. द कमीशन सबमिटेड, उन्होंने मतलब जून 1948 में उसका कमीशन उन्होंने स्थापित किया और उन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की, दिसंबर 1948 में. और उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. दे रिकमेंडेड दैट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज गुड रादर दैन लिंग्विस्टिक फैक्टर. मतलब उन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग स्टेट्स को अलग नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग अलग कर सकते हैं कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ठीक है. दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट एंड लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस. तो मतलब ये लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, मतलब वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए क्या हुआ, दिसंबर 1948 में अलग कमीशन स्थापित हुई. तो आपको ये धार कमीशन बस इतना याद रखना है, द चेयरमैन वॉज एस के धार, और उन्होंने क्या बोला था, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के बेसिस पे स्टेट्स को अलग नहीं करना चाहिए. द नेक्स्ट कमीशन वॉज जेवीपी कमिटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सिद्धरमैया. तो ये 3 पर्सनैलिटीज उसमें थे, इसीलिए उसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म है जेवीपी कमिटी. तो उन्होंने उनका रिपोर्ट कब सबमिट किया, अप्रैल 1949 में, एंड इट फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. जेवीपी कमेटी ने क्या बोला था कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम टू
सेपरेट द स्टेट्स और टू फॉर्म न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है। इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फोर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्रा स्टेट। पहला सबसे पहला स्टेट कौन सा क्रिएट हुआ था? आंध्रा स्टेट इन अक्टूबर 1953 बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, पहला सेपरेशन किसके टाइम पे हुआ था? इट वॉज ड्यूरिंग जेवीपी कमेटी। दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग, और ये कब हुआ था? व्हेन पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, ही वॉज अ पर्सनैलिटी, अ कांग्रेस पर्सन, उन्होंने 56 डे का हंगर स्ट्राइक रखा था और द सिचुएशन इतना वर्स्ट हो गया था कि जेवीपी कमेटी को ये मतलब डिसीजन लेना पड़ा था। तो आपको क्या नोट डाउन करना है यहाँ पे कि आंध्रा स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट, कमेटी का नाम जेवीपी है, उसके मेंबर्स नेहरू, पटेल एंड पट्टाभी सिद्धरामैया थे, और इट वॉज बिकॉज ऑफ whom द ग्रेट पर्सनैलिटी पोट्टी श्रीरामुलु। ओके, the next committee was Fazal Ali Commission, Fazal Ali Commission, sorry. द क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट, मतलब जब आंध्रा स्टेट न्यू बना था तो अदर रीजन्स ने बहुत सा डिमांड किया था कि ठीक है आंध्रा तो बन गया, अभी हमारे स्टेट्स का भी अलग करो लैंग्वेज के बेसिस पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इट वॉज अंडर द कमीशन ऑफ फजल अली। ठीक है, पहले हमने धार कमीशन देखा, दूसरी जेवीपी देखा, अभी तीसरी फजल अली है। फ्रेंड्स, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, फजल अली कमीशन के 2 मेंबर्स कौन थे? इट वॉज के.एम. पानीकर एंड H.N. कुंजरू। आपको ये याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन आता है। उन्होंने रिपोर्ट 1955 में सबमिट की थी एंड दे ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। पहले 2 कमिटी ने लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं की थी, जेवीपी कमिटी ने लैंग्वेज एक्सेप्ट की थी, बट दे सेड दैट दिस वाज नॉट द प्रॉपर टाइम। लेकिन फजल अली कमीशन एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। पॉइंट टू बी नोटेड कि उन्होंने जो वन लैंग्वेज वन स्टेट है ना, जैसे कि एक लैंग्वेज को एक स्टेट, वैसे उन्होंने वो रिजेक्ट किया। ओके, सो द नेक्स्ट इज, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म हुआ था तो दे सजेस्टेड द एबॉलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने क्या बोला था? देयर शुड बी 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशन विद सर्टन माइनर मॉडिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक्सेप्ट किया था कि जब 16 स्टेट्स थे अलॉन्ग विद सर्टन मॉडिफिकेशन। देन उसके बाद क्या हुआ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया और उन्होंने पार्ट ए बी वॉज डन विथ पार्ट सी स्टेट्स अबॉलिश। मतलब पहले ना पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स थे, उसमें अलग अलग स्टेट्स को शामिल किया गया था, बट पार्ट सी को इन्होंने एबॉलिश किया। और उन्होंने क्या बोला, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वेर क्रिएटेड ऑन November 1st 1956। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, रेस्ट यू कैन स्किप। तो ये 14 स्टेट्स कौन से थे, आपको यहाँ टेबल में आप देख सकते हो। इट वॉज आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ओके, और यूनियन टेरिटरीज 6 थे, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी, मणिपुर एंड त्रिपुरा। फ्रेंड्स, आपको बस ये स्लाइड से आपको बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 कितने स्टेट्स थे? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो आपको अभी ये बस ये एक बार पढ़ लो, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? The names of some states and union territories have been changed. The United Provinces was first state to have a new name. United Provinces मतलब आज का हमारा उत्तर प्रदेश, 1950 में इसका नाम चेंज हुआ था। 1969 में मद्रास वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु। 1973 में मैसूर वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका। 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीव जो थे, अमिनदीवी आइलैंड, दे वर रीनेम्ड एज लक्षद्वीप। एंड 1992 में द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वॉज रेडी, मतलब उसको नेशनल कैपिटल का दर्जा दिया गया था। एंड सॉरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऐसे उसको बोला था। और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 से उसको मतलब वो दर्जा मिला था। और 2006 में क्या हुआ, उत्तरांचल वॉज रीनेम्ड एज उत्तराखंड, पौंडीचेरी वॉज रीनेम्ड एज पुडुचेरी एंड ओडिशा इन 2011 वॉज रीनेम्ड एज ओडिशा। एक बार आप ये लो नाम स्टेट के नेम्स जो है एंड व्हाट इट वाज रीनेम्ड, कौन सा ईयर था, आप एक बार ये ध्यान से देख लो, बिकॉज समटाइम्स मैच द फॉलोइंग में ये एक्सपेक्टेड रहता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक शॉर्ट में देखेंगे हमने एग्जैक्टली क्या पढ़ा था। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इट सेज दैट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन।
आर्टिकल 2 क्या बोलेगा, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, न्यू आपको याद रखना है, आर्टिकल 2 से क्या मिलता है, न्यू। आर्टिकल 2A क्या बोलता है, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, ये अभी रिपील्ड हो गया है, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या बोलेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आप ये डिफरेंस कैसे करोगे, यहाँ पे आपको न्यू याद रखना है, यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग याद रखना है, ठीक है। Article 4, laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule and supplemental incidental and consequential matters. Friends, Article 4 आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, just go through this, but Article 2 and Article 3 are quite important. Okay friends, now that's it for today. अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप इसे रिपीट देखिए, सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो, एंड ट्राई टू वॉच दिस मैनी टाइम्स। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन, बाय बाय।